राजदूत बनने के लिए अब सिफारिश नहीं चलेगी, परीक्षा देनी होगी। काठमांडू के सिंह दरबार में जब ये बात गूंजी तो कमरे में बैठे सीनियर अधिकारी कुछ सेकंड तक ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने सही सुना या नहीं सुना। नेपाल की राजनीति में दशकों से एक अनकहा नियम चल रहा है, राजदूत वही बनेगा जो सत्ता के सबसे करीब है। लेकिन उस दिन विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जो कहा, उसने इस नियम को एक झटके में तोड़ दिया। और जब यह खबर 29 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक हुई तो काठमांडू की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल उठा, क्या सच में अब नेपाल बदलने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। इस फैसले के पीछे है प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं। वही बालेन जो कुछ साल पहले तक एक रैपर के तौर पर जाने जाते थे, वही बालेन जिन पर 2022 में काठमांडू मेयर चुनाव के समय लोग हंस रहे थे कि रैपर शहर चलाएगा। लेकिन वही बालेन अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं जो नेपाल की राजनीति में दशकों से जड़ें जमाए बैठे। नेपाल में राजदूत बनना सिर्फ एक पद नहीं होता, बल्कि एक इनाम होता है। सत्ता में जो पार्टी आती है वह अपने खास लोगों को विदेश भेजती है। कोई पार्टी का सीनियर नेता होता है, कोई फंड देने वाला कारोबारी होता है, या कोई ऐसा चेहरा होता है जो चुनाव में काम आए, उसे राजदूत बना दिया जाता है। अनुभव हो या न हो, कूटनीति की समझ हो न हो, इन बातों का महत्व अक्सर पीछे छूटता है। यही वजह है कि कई बार नेपाल की विदेश नीति को लेकर सवाल उठते रहे। बालेन शाह इसी सबको तब्दील करना चाहते हैं। एक छोटा सा देश जो भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता हुआ अक्सर दिखाई पड़ता है। उसके लिए राजदूत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लेकिन जब नियुक्तियां योग्यता के बजाय वफादारी पर होने लगे तो असर भी साफ दिखाई पड़ता है। बालेन शाह ने इसी पर चोट करने की कोशिश की। सरकार ने साफ किया है कि अब 17 खाली पद जो राजदूत के हैं, जिनमें भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, वो ओपन कंपटीशन के जरिए भरे जाए। आने वाले दिनों में 6 से लेकर 7 और पद खाली होने वाले, यानी करीब 24 राजदूत एक साथ नए तरीके से चुने जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब कोई भी योग्य व्यक्ति ही नेपाली नागरिक हो, जिसके पास सही शिक्षा, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय समझ हो, वो आवेदन कर सकता है। उसे अपनी डिग्री दिखानी होगी, अपने रिसर्च पेपर बताने होंगे, अपने काम का अनुभव देना होगा, इंटरव्यू तो देना ही होगा और शायद लिखित परीक्षा भी। और फिर मेरिट के आधार पर तय होगा कि कौन किस देश में राजदूत है। नेपाल के लिए छोटा बदलाव नहीं है, एक बड़ा सांस्कृतिक झटका भी, क्योंकि परंपरा तो कुछ और रही। दरअसल नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। पुरानी पार्टियां, चाहे वो ओली गुट हो या प्रचंड का, सत्ता में आने के बाद वही पुराना तरीका अपनाते। राजदूत पद एक तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम है। 2019 में केपी शर्मा ओली सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सरकारों ने उसे गंभीरता से नहीं। नतीजा ये हुआ कि योग्यता से ज्यादा वफादारी का बोलबाला रहा। बालेन शाह की एंट्री इसी सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह की तरह है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले 6 राजदूतों को वापस बुलाया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और साउथ अफ्रीका से। यह कदम अपने आप में बड़ा था, क्योंकि आमतौर पर सरकारें ऐसे फैसले लेने से बचती हैं, और वो भी एक साथ। लेकिन बालेन ने साफ संकेत दिया कि अब पुराना खेल नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय से कहा नई भर्तियां, लेकिन इस बार नियम भी बदले। यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ नेपाल के युवा इस फैसले को एक नए मौके के तौर पर देख रहे हैं। काठमांडू के एक कैफे में बैठे एक छात्र ने कहा, पहली बार लग रहा है जैसे हम लोग भी सिस्टम का हिस्सा बन सकते। अब सिर्फ नेता का बेटा या करीबी ही आगे नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम में बैठे हुए कई सारे लोग चिंतित भी हैं, क्योंकि उनका तंत्र बिगड़ जाएगा। कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स का कहना है कि ओपन कंपटीशन अच्छा कदम है, लेकिन क्या यह सुनिश्चित करेगा कि सबसे बेहतर लोग कैसे चुने जाएंगे, या फिर एक नई तरह की लॉबी तैयार हो जाएगी जो शायद अनुभवहीन हो। उनका तर्क है, कूटनीति सिर्फ किताबों से नहीं आती, इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। यही इस फैसले की सबसे बड़ी चुनौती है। मेरिट और अनुभव के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए, भारत नेपाल के संबंधों के संदर्भ में यह बदलाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में नेपाल का राजदूत पद लंबे समय से खाली है। शंकर प्रसाद शर्मा को वापस बुलाने के बाद से अब नया राजदूत इस प्रक्रिया के तहत ही चुना जाना, जो कि लंबे समय से नहीं हो पा रहा। 2 राष्ट्रों के बीच राजदूत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासतौर पर अगर वो राष्ट्र पड़ोसी। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। पानी, व्यापार, सीमा विवाद, सांस्कृतिक संबंध, सब कुछ इसमें जुड़ा।
ऐसे में अगर नया राजदूत अनुभवी और संतुलित हुआ तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अगर चयन में जरा भी चूक हुई तो तनाव बढ़ सकता है। बालेनशाह इस जोखिम को जानते हैं, इसलिए उन्होंने एक और परंपरा तोड़ी। उन्होंने सभी विदेशी राजदूतों की एक साथ बैठक की और उस बैठक में वो सबके साथ मिले। आमतौर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री राजदूतों के साथ एक साथ नहीं मिलते, 1-to-1 मुलाकात, पर आमतौर पर यह काम अलग अलग मीटिंग के माध्यम से होता है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन बालेन ने एक मंच पर ही सबको बुलाकर साफ कर दिया कि नेपाल अब नए तरीके से काम करे। उन्होंने ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और साझा समृद्धि की बात की। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि नेपाल अपनी विदेश नीति को ज्यादा प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है। बालेनशाह की राजनीति का तरीका भी थोड़ा अलग है। वो लंबे भाषण देने वाले नेताओं में से नहीं है। वो छोटे भाषण देते हैं, पर उनके भाषण का लबोलुआब तय होता है। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है। उनका स्टाइल सीधा है, कम बोलो, काम ज्यादा करो। काठमांडू के मेयर रहते हुए उन्होंने यही किया। सड़कें साफ कराई, अवैध कब्जों पर कार्रवाई की, वीआईपी कल्चर को खत्म किया, और अब वही मॉडल वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, भले कुछ जगहों पर उनका विरोध हो रहा है। नेपाल इस समय आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में युवा विदेश जा रहे हैं। नेपाल में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों का भरोसा देश में कमजोर किया, देश की सरकार में कमजोर किया। ऐसे में बालेन का यह कदम राजदूत नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा है। जहां ये बदलाव कहता है जब राजनीति नहीं तो सिस्टम चलेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? नेपाल की पुरानी राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को लेकर सहज नहीं। कुछ नेता इसे अनुभवहीन युवाओं का प्रयोग बता रहे हैं। उनका कहना है देश चलाना, कूटनीति को संभालना सिर्फ उत्साह से नहीं होता, इसके लिए गहराई की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामलों पर सुनवाई चल रही है, जहां पुराने राजदूतों को वापस बुलाने के फैसले को लेकर चुनौती दी गई। यानी कानूनी लड़ाई भी इस बदलाव के रास्ते में रोड़ा अटका सकती है। सरकार इसके लिए चौकन्नी है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के बहस तेज हो। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे जल्दीबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, बालेनशाह ने बहस शुरू कर दी है इस पर। और कभी कभी बदलाव की शुरुआत इसी तरह की बहस से। नेपाल के समाज में भी इस तरह के फैसले का असर दिखाई पड़ रहा है। महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय इसे एक अवसर के तौर पर देखते हैं। अब तक जो सिस्टम पुरुष प्रधान व्यवस्था और सीमित दायरे में था, अब उसमें नए लोग के लिए अगर जगह बनती है तो एक अवसर है। वो अवसर सब हाथों हाथ लेना चाहते हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो यह सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक उदाहरण भी बन सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठते रहे। ऐसे में नेपाल में यह मॉडल एक नई दिशा की तरफ समूचे दक्षिण एशिया को ले जा सकता है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम हैं। सरकार जल्दी वैकेंसी निकालने वाली है, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, चयन, सब कुछ एक नई प्रणाली के तहत होने जा रहा है। उम्मीद है कि जुलाई तक नए राजदूतों की नियुक्ति हो जाएगी। तब असल में असली परीक्षा भी शुरू। क्या नए राजदूत नेपाल की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? क्या वे भारत और चीन जैसे बड़े देशों के बीच संतुलन स्थापित कर पाएंगे? क्या वे नेपाल की छवि को दुनिया में मजबूत कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि नेपाल की राजनीति में एक नई धुन बजनी शुरू हो गई, और ये धुन किसी चुनावी रैली की नहीं, बल्कि बदलाव की। कैसा बदलाव? जिसमें एक रैपर प्रधानमंत्री बनता है और फिर वही प्रधानमंत्री सिस्टम से कहता है कि खेल जो है अब वो नए नियमों से। नेपाल की जनता इंतजार कर रही है, दुनिया देख रही है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि धुन कितनी दूर तक है और क्या सच में एक छोटा देश बड़े बदलाव की मिसाल बनकर सामने आ पाएगा।